हेलो फ्यूचर चार्टर अकाउंटेंट्स, कैसे आप सब। हम कर रहे थे फाइनल अकाउंट। अभी तक हमने फाइनल अकाउंट में जो सीखा उसको एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे टेकअप करेंगे। तो फाइनल अकाउंट में हमने क्या सीखा, फाइनल अकाउंट बनता कैसे है। फाइनल अकाउंट बनता है ट्रायल बैलेंस से और एडजस्टमेंट से, प्लस एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस का एक ही पोस्टिंग होता है फाइनल अकाउंट में, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, ये फाइनल अकाउंट हो गया अपना, ठीक है, या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो, ये सब और है, और बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन एडजस्टमेंट का 2 एंट्री होता है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट प्लस प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट हो, या ट्रेडिंग प्लस बैलेंस शीट हो, या ट्रेडिंग और ट्रेडिंग ही हो। इस तरह से बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो बन सकता है। तो क्या सीखा, ट्रायल बैलेंस का एक ही एंट्री होता है। क्यों? जैसे हमने मान लो एक एंट्री किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है, 5000। अब हमारा ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, परचेज का भी एंट्री आएगा, जैसे ट्रायल बैलेंस ये हो गया, ये डेबिट ये क्रेडिट। तो यहाँ पे परचेज दिखेगा 5000, राम दिखेगा 5000, ठीक है। और ये दोनों को हम लेके जाएंगे बैलेंस शीट में, ये दोनों को मतलब हम फाइनल अकाउंट में लेके जाएंगे, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ये जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो जर्नल हमने पास किया, उसका दोनों ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट आ गया, इसलिए एक एक थ्रू होगा एंट्री, क्योंकि ऐसे हो रहा है दो, इफेक्टिवली सोचा जाए तो हो रहा है दो, लेकिन ये अलग ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये अलग ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब एडजस्टमेंट में क्या होता है, हमने अभी तक जर्नल एंट्री तक पास नहीं किया, इसलिए हम जर्नल एंट्री पास करके एक एंट्री बनाएंगे और उसको हम लेके जाएंगे फाइनल अकाउंट्स में। समझा, ये चीज क्लियर हुआ। अब अपना ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, जितना भी आपका फैक्ट्री से रिलेटेड, मेन प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे मेरा मेन बिजनेस है मेडिसिन का, स्टेशनरी का, फर्नीचर का, तो अगर फर्नीचर का बिजनेस है तो मेरा मेन गुड्स ही क्या हो गया, फर्नीचर। तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है, जैसे फर्नीचर को परचेज करना, सेल करना, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। अब मान लो मेरा मेडिसिन का बिजनेस है, तो मेडिसिन को परचेज करना, सेल करना, कुछ रिक्शा भाड़ा लगा, कुछ लेबर चार्जेस लगा, तो वो सब अपना आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। एक चीज याद रखना बच्चों, अगर सिर्फ वेजेस बोला है तो अपना ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, वेजेस एंड सैलरी बोला है तो अपना ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, लेकिन सैलरी एंड वेजेस बोला है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ट्रीट करेंगे कि सैलरी एंड वेजेस मतलब हमने एम्प्लॉइज को दिया, किस एम्प्लॉइज को, जो ऑफिस में बैठे हुए, वो एम्प्लॉय को दिया। तो जितना भी ऑफिस से रिलेटेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा है, वो अपना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंस शीट में क्या जाएगा, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज जाएगा, इस साइड में एसेट्स आएगा डेबिट साइड में, ठीक है। एसेट कैपिटल लाइबिलिटी क्या हो सकता है, अपना कैपिटल अकाउंट हो गया। फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमने जो नेट प्रॉफिट कमाया, हमने बिजनेस किया, हम बिजनेस का लिए करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो हमने जो कमाया वो भी अपना कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है। और मान लो हमने कुछ पैसा विड्रॉ किया, भाई मुझे पैसा का जरूरत था, तो मैं कहाँ से मांगूंगा, अपने दोस्त से मांगूंगा। मेरा बिजनेस होते हुए मैं अपने दोस्त को बोलूंगा, भाई तू पैसा दे, मैं अपना बिजनेस से विड्रॉ नहीं कर सकता सर भाई, ऐसा नहीं होता। मुझे पैसा का जरूरत है, मैं अपना बिजनेस से निकालूंगा, उस निकालना मेरा पर्सनल काम के लिए निकालना को बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो अपना क्या हुआ, कैपिटल कम हो गया, मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया था, अब मैंने 5 लाख रुपया बिजनेस से निकाल लिया, तो अब मेरे पास कैपिटल कितना बचेगा, 5 लाख। तो 5 लाख कैसे होगा, जब मैं लेस करूंगा, तो ड्रॉइंग्स अपना लेस होगा। फिर लाइबिलिटी क्या हो सकता है, मुझे मान लो मैंने गुड्स खरीदा, अब मुझे पेमेंट करना बचा, अभी तक मैंने पे नहीं किया, तो मुझे पेमेंट तो करना होगा, तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। और लाइबिलिटी क्या हो सकता है, मैंने बैंक से लोन लिया, लोन ले लिया तो बैंक छोड़ देगा मुझे, नहीं, मुझे उसको रीपे करना होगा। बैंक लोन भी अपना क्या हो गया, लाइबिलिटी है। जैसे मैंने एक आपको एडजस्टमेंट सिखाया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो भी अपना क्या हो गया, लाइबिलिटी। फिर अपना एसेट साइड में क्या आता है, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, उसके बाद लैंड मैंने कुछ परचेज किया होगा, या मुझे कोई कस्टमर से पैसा लेना बचा है, डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सब अपना एसेट्स हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हमने एडजस्टमेंट कौन कौन सा सीखा था, क्लोजिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, जिस तरह से आपका ओपनिंग स्टॉक होता है बिजनेस का, पहला दिन कुछ आपके पास इन्वेंट्री पड़ा रहता है। इन्वेंट्री क्या हो गया, जैसे मेरा स्टेशनरी का शॉप है तो मेरे पास स्टेशनरी क्या हो सकता है, बुक्स, कॉपी, ये सब मेरा क्या हो गया, स्टॉक। तो पहला दिन पड़ा है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, जो लास्ट में पड़ा है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ओपनिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक कभी नहीं आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट का हमेशा 2 एंट्री। इसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे मेरा इस साल का खर्चा था 1 लाख रुपया, मैंने अभी तक पे किया 90,000, मुझे 10,000 और पे करना है। और मैचिंग कंसेप्ट बोलता है जिस साल का खर्चा उसी साल रिकॉर्ड करो। तो मैंने 10,000 पे नहीं किया, लेकिन मैं 10,000 पे खर्चा रिकॉर्ड करूंगा, तो मुझे पे करना बचा है, मुझे पे करना है, तो मेरा लाइबिलिटी है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड कैसे हो गया, जस्ट अपोजिट एग्जाम्पल। मान लो मेरा 1 लाख का खर्चा है, इस बार मैंने 1,20,000 पे कर दिया, ज्यादा पे कर दिया, तो क्या होगा, मेरा इस साल का खर्चा 1,20,000 हो गया क्या। मान लो मेरा रेंट हर साल का 1 लाख रुपया, मैंने इस बार 1,20,000 दे दिया, तो अगली बार मैं क्या बोलूंगा, मैं 80,000 ही दूंगा ना। मैं तो ये बोलूंगा कि मैंने भाई तेरे को पिछली बार 1,20,000 दिया था, 20,000 मैंने ज्यादा दिया था, वो इस साल का रेंट था भाई, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ये भी अपने एडजस्टमेंट का पार्ट है, ठीक है। एक्रूड इनकम क्या हो गया, एक्रूड इनकम मैंने अभी तक नहीं सिखाया है, चलो ये भी देख लेते हैं। एक्रूड इनकम क्या हो गया, जैसे मान लो मेरा एक कमीशन का इनकम है, ठीक है, मुझे हर साल कमीशन मिलता है 3 लाख, ठीक है, राम से। इस बार राम ने मुझे पे किया 2,50,000, मैं एंट्री क्या मारूंगा बताओ। मुझे राम ने पे किया 2,50,000, पैसा आया, पैसा आया, कैश इन हैंड। तो क्या हुआ, कैश आया, कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 2,50,000। अब हमारा इनकम है, इनकम क्या है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेट्स, तो इसको क्रेडिट करना है टू कमीशन क्रेडिट। ये तो समझा, कमीशन रिसिप्ट 2.5 लाख। लेकिन मैंने क्या बोलता है, इस साल का कमीशन है अपना 3 लाख, मुझे कितना मिला 2.5 लाख, 50,000 मुझे कम मिला, तो मैं क्या करूंगा, मुझे किससे मिलना है, किससे मिलना है मुझे पैसा, आराम से मिलना है, अभी तक मिला नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं एक्रूड इनकम बुक करूंगा। जैसे क्या बोला था मैचिंग कंसेप्ट, जिस साल का इनकम है उसी साल रिकॉर्ड करो। तो मैं कमीशन रिसिप्ट 2,50,000 तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, और बचा हुआ 50,000 मैं अब रिकॉर्ड करूंगा। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेबिट क्या होगा, मेरा जो पैसा मुझे मिला नहीं है, आराम से मिलना बचा है, उससे मुझे पैसा मिलेगा, मिलना बचा है, तो बचा है मुझे पैसा मिलना, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्रूड इनकम। एक्रूड कमीशन भी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। मतलब आपका कमीशन एक्रू हो चुका, मतलब आपका कमीशन आपने कमा लिया, कमीशन कमा लिया, लेकिन पैसा में नहीं मिला है, पैसा में मिलना बचा है। जिस दिन पैसा में मिल जाएगा उस दिन आपको एक्रूड इनकम को वापस रिवर्स करना है, जब रिवर्स करोगे तो क्रेडिट करना है। एक्रूड इनकम क्या हुआ समझा ना, जिस तरह से आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, आपको इस बार पैसा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या था, आपको पैसा देना बचा था, आपने दिया नहीं। एक्रूड इनकम में आपको पैसा लेना बचा है, अभी तक आपने लिया नहीं, ठीक है। ये आपका जाएगा एसेट साइड में, बैलेंस शीट में, और पीएल में जाएगा क्रेडिट साइड में, समझा। एडजस्टमेंट का पार्ट था, देखो अगर ट्रायल बैलेंस में है, इफ इन ट्रायल बैलेंस, कभी कभी एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में भी आ सकता है, तो उस टाइम में क्या होगा, सिर्फ एसेट साइड में, ट्रायल बैलेंस का एक ही एंट्री होता है। इस तरह का एंट्री का एक्रूड इनकम हो गया आपका एसेट साइड में जाएगा। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है, तो एक जाएगा पीएल का क्रेडिट साइड में, एक जाएगा एसेट में। यह हमें से एसेट होता है, एक्रूड इनकम बोला ना इसलिए एसेट। कमीशन रिसीव्ड हमारा क्या हो गया, इनकम, तो वो अपना जाएगा पीएल में, ठीक है। लेकिन एक्रूड कमीशन क्या होगा, एक्रूड कमीशन मुझे मतलब मैंने कमीशन कमा लिया लेकिन पैसा नहीं मिला, वो मेरा एसेट है, मुझे पैसा मिलेगा फ्यूचर में। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या हो गया, जस्ट उल्टा सिनेरियो, ये प्रीपेड एक्सपेंस जैसे ही। इस बार क्या हुआ, मुझे 3 लाख कमीशन मिलना था, मुझे मिला 3,50,000, मुझे 50,000 एक्स्ट्रा मिल गया। लेकिन 50,000 इस साल का इनकम है क्या, नहीं, अगला साल का इनकम है। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, जिस साल का इनकम है उसी साल रिकॉर्ड करो, तो मैं अगला साल रिकॉर्ड करूंगा, तो उसको बोलूंगा मैं, लेकिन मुझे पैसा तो मिल गया, डीआरएस तो मैच कराना, मुझे पैसा तो मिल गया, तो मैं क्या लिखूंगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर ये आपका ट्रायल बैलेंस में दिया है तो सिर्फ लाइबिलिटी में जाएगा, और अगर पीएल में दिया है तो क्रेडिट साइड एंड लाइबिलिटी, ठीक है। अब आ गया बैड डेट। बैड डेट्स क्या होता है, मैंने आपको समझाया था ना कल, जिसमें मुझे मान लो आराम से 15 लाख मिलना था, ठीक है। आराम का बिजनेस खराब हो गया, आराम का बिजनेस डूब गया। आराम एक बिजनेस खोला था, मान लो एक फैक्ट्री खोला था फर्नीचर का, फर्नीचर बनाना था, बेचता था, इसका फैक्ट्री डूब गया, बिजनेस बंद हो रहा है।
अब ये बोलता है मैं बस 10 लाख दे पाऊंगा, मुझे पता है कि ये 5 लाख रुपया नहीं दे पाएगा, मुझे 10 लाख बस मिलेगा, तो मेरा 5 लाख क्या हो गया, लॉस। लॉस को, इस लॉस को क्या नाम दो, इस लॉस को देंगे नाम बैड डेट्स। ठीक है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट क्या बोलता है निम्न अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंस ऑन लॉसेस, तो हमने डेबिट किया इसलिए, लेकिन इस डेबिट को, इस लॉस को क्या नाम देंगे, बैड डेट्स। 5 लाख रुपया किससे मिलना था, अरम से, तो अरम से अब नहीं मिलेगा, अब अरम को मैं 10 लाख बस रिकॉर्ड करना है, पहले 15 लाख रिकॉर्ड किया था, तो मैं 5 लाख घटाऊंगा, 5 लाख घटा दी बस। ठीक है, ये समझा। अब समझ लो, अरम से मुझे 15 लाख मिलना था, अब मुझे लग रहा है उसका बिजनेस खराब नहीं हुआ, लेकिन पहले फर्नीचर बेच बाच के वो कमाता था 5 करोड़ रुपया पैसा, इस बार उसको लॉस हो गया बिजनेस में 2 करोड़। अब मुझे लग रहा है भाई ये लॉस वो रिकवर नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉस रिकवर नहीं कर पाएगा, उसका बिजनेस बंद हो सकता है, ऐसा हुआ नहीं, हो सकता है। तब मैं क्या करूंगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंस है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो हम प्रोविजन बना के रखेंगे 5 लाख टू अरम 5 लाख, या फिर आप लिख सकते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट। सर प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट भी किया, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट भी किया, जो को बता रहा हूँ 5 लाख। ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट किया वो क्या, अपना खर्चा, एक्सपेंस, लॉस। ये जो क्या, वो लाइबिलिटी है। क्यों, अगर अरम ने मुझे 5 लाख रुपया नहीं दिया तो मैं अरम से घटाऊंगा, मुझे लग रहा है कि नहीं देगा, अभी तक मुझे पता नहीं है, नहीं दिया तो मैं अरम से घटाऊंगा, तब मैं एंट्री मार दूंगा प्रोविजन फॉर बैड डेट टू अरम, ये हो जाएगा लाइबिलिटी वाला, ये हो जाएगा एसेट वाला। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं एसेट को 15 लाख का 15 लाख ही छोड़ दूंगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में मैं 5 लाख का लाइबिलिटी क्रिएट कर दूंगा। नेट में आपका एसेट 10 लाख ही है, ये एंट्री से भी आपका नेट में एसेट 10 लाख ही था, ये एंट्री से भी आपका एसेट नेट में 10 लाख ही है, बट मैं क्या करूंगा, एसेट को 15 लाख का 15 लाख ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है अरम नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि अरम नहीं देगा मुझे, बट लग रहा है, मेरा सोचा ही है कि अरम नहीं दे सकता, इसीलिए मैं क्या करूंगा, अरम को डायरेक्ट नहीं घटाऊंगा। क्यों भाई, क्यों नहीं घटाऊंगा, क्योंकि बाद में अरम ने मुझे पैसा दे दिया तो फिर अरम को डेबिट करो, फिर इसको करो क्रेडिट, बहुत लफड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे लग रहा है ना, इसलिए मैं क्या करूंगा, अभी अरम को क्रेडिट नहीं करूंगा, ऐसे ही छोड़ दूंगा, इसकी जगह प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट कर दूंगा। ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेट लाइबिलिटी बोल के दे दे, तब मुझे कहाँ डालना है, लाइबिलिटी में, बस उसी के लिए मैंने समझाया। समझा, तो ये हो गया, ये हो गया। अब आप पहले डेप्रिसिएशन समझते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जितना भी फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट मतलब फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड को छोड़ के, लैंड को क्यों छोड़ के, क्योंकि लैंड का वैल्यू ना कभी कम नहीं होता है, कम नहीं होता मतलब लैंड कभी टूटता नहीं, खराब नहीं होता है, ठीक है, इसलिए लैंड का वैल्यू कभी कम नहीं होता, इसलिए इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। बाकी जितना भी फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग्स है, और आपका और भी फिक्स एसेट हो सकता है, प्लांट्स, ठीक है, जितना भी फिक्स एसेट है ना, उसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्यों करते हैं, अब डेप्रिसिएशन चैप्टर अलग से, उसमें आपने समझा होगा, मैं फिर भी बता रहा हूँ। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे मेरा फर्नीचर आज मैंने खरीदा 5 लाख रुपया, ठीक है, अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, फर्नीचर को यूज कर रहा हूँ। जैसे फर्नीचर मान लो क्या खरीदा मैंने मान लो एक टेबल खरीदा, ठीक है, बहुत बड़ा टेबल खरीदा, अब मैं यूज कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे खराब होना चालू हुआ, तो जब खराब होगा तभी बस रिपेयर करूंगा क्या, नहीं, मैं क्या करूंगा, पहले से प्रोविजन बना के रखूंगा इसमें भी, हाँ, इसका वैल्यू को कम करते रहूंगा। क्यों, जैसे मान लो फर्नीचर मैंने खरीदा आज 2026 में, अब मैं 2027 में बेचने जाऊंगा, तो ये कितना में बिकेगा, 5 लाख, 6 लाख या 4 लाख में, 4 लाख में सर। क्यों, क्योंकि मैंने 1 साल यूज कर लिया ना। अब कोई भी आपका घर का सामान पुराना बेचते हो तो आप क्या, जितना मैं खरीदा उससे बेसी में बेचते हो या उससे कम में, क्यों सर, क्योंकि मैंने यूज किया तो वो खराब होना चालू हो गया, तो उस खराब होना को ही बोलते हैं हम, उस खराब होने का एक्सपेंस, खर्चा को बुक करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अगला साल मैं जब बेचूंगा तो मैं कम में बेचूंगा, इसलिए उसका खर्चा मैं अभी से बुक करना चालू करूंगा, उसका खर्चा मैं अभी से बुक करना चालू कर दूंगा, तो उस खर्चा को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसका अलग से चैप्टर है, उसमें आपने जरूर सीखा है। डेप्रिसिएशन बस खर्चा है, तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसका एक ही एंट्री होगा, वो कहाँ जाएगा, पीएल में, क्योंकि ये खर्चा है।
अगर लेकिन आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है तो आपको दो एंट्री होगा, एडजस्टमेंट में दिया दो एंट्री होगा। एक तो खर्चा है पीएल में जाएगा, दूसरा क्या होगा, ये एसेट है, ठीक है, एसेट का वैल्यू हम रिड्यूस कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में डिडक्ट फ्रॉम एसेट। समझा। उसके बाद मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब मैंने कैपिटल लगाया, ठीक है, मैंने 10 लाख लगाया। अब मैं क्या करता हूँ, अपना ही बिजनेस से मैं अपना कैपिटल में इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ, इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ। पैसा कमाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपना बिजनेस में इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो 10% है, ठीक है, 10% है, तो एंट्री क्या होगा, मैंने अपना ही कैपिटल में इनकम चार्ज किया। तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, बिजनेस के लिए तो खर्चा है, मेरा इनकम है, मुझे अपने बिजनेस अपने हिसाब से नहीं सोचना, बिजनेस के हिसाब से। मैंने कैपिटल दिया, 10 लाख रुपया दिया, उसमें मुझे कमाई हुआ, लेकिन बिजनेस को क्या, बिजनेस को तो खर्चा हुआ ना। सर नहीं समझाइए, मैंने बिजनेस को 10 लाख रुपया दिया, ठीक है, अब बिजनेस मुझे क्या कर रहा है, उस 10 लाख रुपया में 10%, 1 लाख रुपया हर महीना पे कर रहा है, बिजनेस मुझे पे कर रहा है, तो बिजनेस का क्या हुआ, खर्चा हुआ, तब ना पे कर रहा है। इंटरेस्ट इन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया टू कैश, 1 लाख रुपया। अब ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो पीएल में जाएगा, खर्चा है, ये आपका एसेट में रिड्यूस होगा, ठीक है। ये सब चीज ना क्वेश्चन करते करते ही समझ में आएगा, इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन नहीं करते, क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे सब क्लियर होते जाएगा। ये होमवर्क था, किया होगा आपने, मुझे लग रहा है। ये एक क्वेश्चन करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, इसको छोड़ो, इसको भूल जाओ। कल पता है, कल का क्लास जरूर देखना, कल टुमारो। क्यों? क्योंकि सर एक सरप्राइज रखा मैंने आपके लिए, एक सरप्राइज है, कल ही पता चलेगा। कल का क्लास जरूर देखना, वो सरप्राइज में काम भी कर रहा हूँ मैं, कल पता चलेगा। अब पढ़ो क्वेश्चन, क्या बोला, ओपनिंग प्रोविजन 40,000 था, ट्रेड रिसीवेबल 15 लाख का था, बैड डेट 1 लाख का था, रिक्वायर्ड प्रोविजन 5% है। देखो क्या होगा ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का आप ओपनिंग प्रोविजन लिखो पहले, ओपनिंग प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर बनाओ, सबसे बेस्ट, इससे सबसे बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, ये आपका ये आपका, अरे सर क्यों गुस्सा कर रहे हो, परेशान कर रहा है ये मुझे। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने क्या बोला था, हमेशा लाइबिलिटी होता है, एक खर्चा, एक आपका लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी वाला है। जब भी आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर बनाने बोलेगा, हमेशा याद रखना लाइबिलिटी वाला होगा, ठीक है। ओपनिंग प्रोविजन जब भी लाइबिलिटी का होता है, एक्सपेंस का अपना ओपनिंग होता है क्या, कुछ भी, मैंने क्या बोला था, नॉमिनल अकाउंट हमेशा प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाता है, नॉमिनल अकाउंट हमेशा प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाता है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कुछ रहेगा क्या, नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस किसका रहेगा, एसेट और लाइबिलिटी का। तो इधर लाइबिलिटी है तो अपना क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, बाई बैलेंस बीडी, कितना, 40,000। ट्रेड रिसीवेबल तो नहीं आएगा यहाँ पे। बैड डेट क्या होगा ना, मैंने प्रोविजन पहले बना के रखा था, ठीक है, मुझे लग रहा था कि ऐसा खर्चा हो सकता है, अब इस बार खर्चा हो ही गया, मुझे लग रहा था अब खर्चा हो ही गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं बैड डेट अकाउंट डेबिट खर्चा बुक करूंगा और लाइबिलिटी को कम कर दूंगा। जो लाइबिलिटी, देखो मैं क्या करूंगा, मुझे लग रहा था कि खर्चा होगा, तो मैंने क्या किया था उस टाइम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्सपेंस 5,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लाइबिलिटी 5,000, ठीक है, मुझे लग रहा था। अब मुझे पता है कि खर्चा हो गया, तो मैं क्या करूंगा, लाइबिलिटी को डेबिट कर दूंगा, और टू बैड डेट कर दूंगा क्रेडिट, ठीक है, समझा ये चीज।
इस बार मुझे पहले क्या लग रहा था, मुझे लग रहा था कि खर्चा होगा, तो मैंने 5,000 का प्रोविजन बना के रखा, ठीक है। अब क्या हुआ, खर्चा हो ही गया, खर्चा हो ही गया, तो मैं क्या करूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो लाइबिलिटी बना रखा था ना, अकाउंट डेबिट टू बैड डेट कर दूंगा 5,000। और दूसरा क्या करूंगा, मान लो मैंने अरम के नाम पे बैड डेट बना रखा था, ठीक है, प्रोविजन बना रखा था। अब क्या करूंगा मैं, असली बैड डेट अकाउंट डेबिट 5,000 टू अरम 5,000, असली वाला रिकॉर्ड करूंगा। जब मुझे लग रहा था होगा तो मैंने क्या किया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लाइबिलिटी किया था। अब वो लाइबिलिटी को, अब मेरा खर्चा सच्ची में हो गया भाई, मेरा खर्चा सच्ची में हो गया, तो मैं क्या करूंगा, पहले लाइबिलिटी को तो रिवर्स करूंगा और मैं बैड डेट को क्रेडिट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ऐसा लग रहा था वाला खर्चा था ये, ठीक है। तो ये खर्चा को हटाओ, अब असली वाला खर्चा बुक करो, तो असली वाला बुक कर दिया। अल्टीमेटली आपका खर्चा कितना रिकॉर्ड हुआ, 5,000 ही हुआ। देखो ये वाला एक्सपेंस और इनकम डेबिट क्रेडिट जीरो हो गया और ये वाला असली खर्चा बुक हो गया, समझे। तो डेबिट कर, अगर मुझे कम करना है लाइबिलिटी को तो मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा टू बैड डेट्स, कितना, 1,00,000 रुपया, ठीक है। अब बोला है कि रिक्वायर्ड प्रोविजन 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया, 15 लाख, लेकिन अभी आपने कितना रिकॉर्ड किया, बैड डेट्स 1,00,000 रुपया। ये चीज ध्यान से सुनना, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीज नहीं समझ में आ रहा वापिस बोलो, पूछो मेरे को, सर क्यों किया ऐसा। देखो पहले हमने बुक किया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लाइबिलिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे लग रहा था खर्चा होगा। अब मुझे पता चला कि सच्ची में खर्चा हो गया भाई, तो पहले क्या करूंगा मैं, लाइबिलिटी को तो रिवर्स कर दूंगा, लाइबिलिटी को रिवर्स कर दूंगा। किसके संग रिवर्स करूंगा, टू बैड डेट, टू बैड डेट। क्यों सर ये बैड डेट क्यों है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो अपने एक्सपेंस डेबिट किया था वो क्यों नहीं है। एक ही बात है, आप उसके नाम से भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन में बैड डेट बोला है इसलिए मैं बैड डेट के नाम से करा रहा हूं, ठीक है, ये समझा। अब सच्ची में खर्चा हो गया, क्योंकि मुझे सच्ची में पता चल गया कि अरम मेरा 5,000 रुपये नहीं देगा, तो मैं क्या करूंगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अरम अकाउंट। अरम पहले कितना था, अरम पहले 10,000 था, अब मैंने कितना अरम को क्रेडिट कर दिया, 5,000, मतलब अरम को 5,000 से कम कर दिया, अब बचा 5,000, समझा। उसी तरह पहले मेरा ट्रेड रिसीवेबल कितना था, 15 लाख, मैंने बैड डेट कितना रिकॉर्ड कर दिया, मतलब कितना कम कर दिया, 1,00,000 रुपया कम कर दिया, अब बचेगा 14 लाख। अब 14 लाख में बोलता है कि मुझे लग रहा है कि भाई 5% पैसा मेरा नहीं आएगा, 5% पैसा और डूब सकता है, तो इसका मैं 5% प्रोविजन बना दूंगा, टोटल 5% प्रोविजन बनेगा। तो बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, 14 लाख का 5%, 14 लाख का 5% कितना होता है, कैलकुलेटर में देखना होगा, 15 का कितना होता है, 70 होता है, 70 होता है। तो 70,000 मेरा अब इस बार का टोटल प्रोविजन बनना चाहिए। अभी यहाँ पे कितना है, 1,70,000, यहाँ पे 40,000, there is something missing, wait, no, हाँ सॉरी। अब भाई पी जो बैलेंसिंग फिगर है इसको करना है बैलेंस बाई पीएल अकाउंट, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर 1,30,000 का और इस बार खर्चा आ जाएगा। ये चीज समझा, वापिस से समझाओ, इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, मैं वापिस बता रहा हूँ। क्या था, मेरा ट्रेड रिसीवेबल 15 लाख था, उसमें से 1 लाख मैंने घटा दिया, इसलिए घटाया क्योंकि मैंने उतना का बैड डेट बुक कर दिया, अब 14,000 है। अब बोल रहा है कि 14 लाख में भी मुझे लग रहा है कि 5% पैसा नहीं मिलेगा, इन टोटल मुझे लग रहा है कि 5% पैसा नहीं मिलेगा, तो इंटू 5% करोगे तो कितना आएगा, 1,70,000 आता है क्या, हाँ 70 आता है, 70 लग रहा है नहीं आएगा, 70,000 नहीं आएगा, ठीक है। अभी लेजर को तो अपने को इक्वल करना होता है, 1,70,000 बनाना होगा इसको भी, तो क्या करूंगा, जो बचा हुआ है वो बैलेंस फिगर बाई पीएनएल अकाउंट बीएफ, 1,30,000, समझा, यहाँ पे समझा। तो क्या हुआ, एंट्री क्या हुआ अपना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब ये खर्चा हो गया, इस बार खर्चा हो गया, 1,30,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, टोटल है ये बैड डेट्स प्लस
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दोनों मिला के 1,30,000 होगा। क्यों? क्योंकि 40,000 का तो मैंने प्रोविजन पहले से ही क्रिएट किया हुआ था। ये क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा समझेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन लेके चलते हैं। आज भी क्वेश्चन, कल भी क्वेश्चन, 2 दिन हमें सिर्फ क्वेश्चन करना है। चलो यहाँ पे है क्वेश्चन। तब तक पानी पियो, आप भी पियो। चलो ये एग्जाम क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ कवर भी है। जनवरी 26 में आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। पहले शांति दिमाग से देखो, अभी 10:58 हुआ है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ट्राई करो 11:20 तक, 30 तक खत्म करने का। 11:20 ही होना चाहिए, बट आपको पढ़ाते पढ़ाते 11:20 में खत्म नहीं होगा। क्योंकि पहली बार कर रहे हैं ना, इसलिए। फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ बैलेंसेस, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस है। और नीचे में जो है ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन जो बोलते हैं उसको ही बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। तो अपने को पता है इसका 2 एंट्री और ऊपर वाला का 1 एंट्री। खाली एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लो। एक दिया फ्री सैंपल, ठीक है। जिसके बाद फायर टुक प्लेस, वेयर हाउस में कुछ फायर लगा तो इंश्योरेंस कंपनी एज एडमिटेड क्लेम। फिर प्रोविजन वाला जो अभी मैंने सिखाया, फिर डेप्रिसिएशन वाला, अच्छा फिर ये बैंक ओवरड्राफ्ट वाला। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आईएमपी, ठीक है। अब पहले अपने को क्या पता है कि अपने को बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो लिखो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राधे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड, देखो यहीं पे लिखा है 31 मार्च 2025।
31 मार्च 2025। बस एक चीज याद रखना, बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड बनता है। इसका मीनिंग आपको बाद में समझ में आएगा इंटरमीडिएट में। कुछ कुछ चीज का लिमिटेशन रहता है बच्चों, फिर भी मैं बताऊंगा कल का क्लास, लेकिन जरूर करना। एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए, पूरा फाइनल अकाउंट आपको इतना इजी बना के दे रहा हूँ ना, कल मैं समरी बना रहा हूँ आपके लिए, पूरा मेमोराइज भी हो जाएगा आपको, हर एक एडजस्टमेंट, हर एक चीज। पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, डेबिट क्रेडिट। अब उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2025। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025। नो 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 नो, सर गुनगुना क्यों रहे हो ऐसे? बच आपको देख के मन चल रहा था। अब कैपिटल एंड लायबिलिटीज, फिर अमाउंट रुपीज, फिर एसेट्स अमाउंट रुपीज। समझा? अब आओ, पहले है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एक चीज याद रखना है, एडवर्टाइजमेंट हमेशा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड है। ये मेरा मेन खर्चा है क्या? मेन बिजनेस का खर्चा है क्या? नहीं। मैंने जो प्रोडक्ट बनाया वो तो मुझे ऐसे भी बेचना है, वैसे भी बेचना है, बस एडवर्टाइजमेंट होने से ज्यादा बिकेगा, तो मेरा मेन बिजनेस का तो खर्चा नहीं है। लेकिन समझा? तो कहाँ जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। खर्चा में डेबिट है, देख लो ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट में दिया रखा है, देख लो यहाँ पे डेबिट का अलग है, क्रेडिट का अलग है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बस कितना है अमाउंट? कुछ भी नहीं है, देखो ना, बस आपको आइडेंटिफाई करना है ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट है, बैलेंस शीट का पार्ट है। किसका पार्ट है? डेबिट का चीज डेबिट में रिकॉर्ड कर दो बस। अब बैड डेट ये बाद में करेंगे, ठीक है? बैड डेट रिकवरी ये भी बाद में करेंगे। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक क्या है मेरा? कैश कैश कैश, एसेट 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 एसेट, बस कैश एट बैंक। कितना रुपया? 12,500। कुछ भी नहीं, देखो ना जो दिया हुआ बस वही लिख रहा हूँ मैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको भी बाद में करेंगे, मैं बता रहा हूँ क्यों बाद में करेंगे, क्योंकि ये सब में एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसको लास्ट में डील करेंगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कहाँ का है? कैपिटल एंड लायबिलिटीज में। देखो बस जो जो इजी है वो मैं बस लिखते जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। कैपिटल को डायरेक्ट लिखेंगे क्या? नहीं, अब इसमें प्रॉफिट तो पक्का ऐड होगा और ड्राइंग्स कुछ दिया तो वो भी होगा, तो कैपिटल भी गया, जो जो हो रहा है उसको टिक। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड अपना क्या चीज से रिलेटेड है? परचेज से। इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या हुआ? फ्रेट इनवर्ड, वही रिक्शा भाड़ा। तो टू कैरेज इनवर्ड। सर आपने ऊपर का लाइंस क्यों छोड़ा? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक वगैरह तो आता ही है ना, पता है अपने को। तो टू कैरेज इनवर्ड्स।
4500। अब कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड देखो डेबिट में दे रखा था, डेबिट में किया। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड भी डेबिट में दे रखा। मतलब क्या हुआ, सेल करते वक्त खर्चा, बेचने के लिए जो भी खर्चा लगा, मैंने क्या बोला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जितना भी रिलेटेड खर्चा है वो कहाँ आना चाहिए, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वापिस कैरेज आउटवर्ड क्या हुआ, सेल करने के लिए खर्चा। कैरेज इनवर्ड मतलब परचेस करते वक्त हमने कुछ रिक्शा भाड़ा दिया। कैरेज आउटवर्ड क्या हुआ, हमने सेल किया। मान लो हमने कुछ सेल किया, ठीक है, हमने मान लो हमारा मेडिसिन का शॉप था, हमने मेडिसिन सेल किया। अब सेल करते वक्त क्या हुआ, कस्टमर ने बोला कि भाई मेरा गोडाउन है जयपुर में, हैदराबाद में उसने परचेज किया, उसने बोला मेरा गोडाउन है जयपुर में, तू जयपुर तक पुगा, मैं उसका जिम्मेदारी नहीं दूंगा, मैं उसका खर्चा नहीं लूंगा। कस्टमर बोलता है मैं खर्चा नहीं लूंगा, आप पुगा पाओगे तो मैं खरीदता आपसे मेडिसिन, वरना दुकान में बहुत है, बाकी भी बहुत दुकान है। तो मैं बोला ठीक है भाई मैं पुगा दूंगा, मुझे पैसा का जरूरत है, मैं पुगा दूंगा तेरा मेडिसिन, वो खर्चा लेकिन मेरा रहेगा। उसके हुआ सेल करने के लिए खर्चा हुआ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा हुआ, तो वो खर्चा कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू कैरेज आउटवर्ड कितना, 5400। अब आ गया कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या, अपना एसेट, जैसे कैश इन बैंक है वैसे ही कैश इन हैंड। देखो बस जो जो एंट्री पता है ना मुझे, बस मैं लिखते जा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। एक चीज याद रखना, कैरेज आउटवर्ड हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, कैरेज इनवर्ड हमेशा किसका पार्ट है, कैरेज इनवर्ड हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होगा, कैपिटल से लेस। देखो बस ये देखो तो डेबिट में था, डेबिट में था, डेबिट में था, लेकिन मैं लाइबिलिटी में लिख रहा हूँ, क्यों, मतलब लेस कर रहा हूँ ना, तो लिख सकता हूँ कैपिटल से लेस ही होता ड्राइंग्स। 46,000। ये सब का लॉजिक मैं बता रखा हूँ आपको, फिर भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फर्नीचर में देखो डिप्रिसिएशन बोला है क्या, हाँ बोला है, फिर भी अपने रिकॉर्ड कर लेते। फर्नीचर क्या अपना एसेट है, मेरा क्या है फर्नीचर एसेट, तो ये कहाँ जाएगा, एसेट अकाउंट में, सॉरी बैलेंस शीट में। फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना रुपया, 41,000। अब इसमें बोला डेप्रिसिएशन देखो 10%, देखो डेप्रिसिएशन कितना बोला, फर्नीचर एंड फिक्सर्स में 10%। तो हम क्या करेंगे, 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देंगे। मैंने क्या बोला था, डेप्रिसिएशन जब भी प्रोवाइड करेंगे फर्नीचर का वैल्यू गिरेगा, एसेट का वैल्यू गिरेगा, तो क्या करना, लेस डेप्रिसिएशन, कुछ नहीं, बस इसका 10%, 41,000 का 10% कितना होता है, 4100, बस इतना ही। कितना हुआ, 41 4 37 36,900। एडजस्टमेंट का हमेशा दो एंट्री होता है, एक तो फर्नीचर से गिरा, दूसरा मेरा ये क्या है, खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। ये खर्चा है लेकिन ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये मेन बिजनेस का खर्चा नहीं है ना। 4100 ये समझा ना, ये एक एडजस्टमेंट था। वापिस बताऊं, फर्नीचर एंड फिक्सर्स का क्या कहानी है। फर्नीचर मेरा एसेट है, ठीक है, 41,000 का एसेट मेरे पास था, अब उसको यूज करते जाऊंगा तो उसका वैल्यू गिरेगा। तो क्वेश्चन ने बोला कि 10% का उसको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर, मैं क्या करूंगा, 10% से मैं फर्नीचर का वैल्यू गिरा दूंगा। 41,000 का फर्नीचर था, 41,000 का 10% कितना होता है, कैलकुलेटर में करो, 41,000 इंटू 10% आएगा आपका 4100। 41,000 का 10% कितना हुआ, 4100। उतना से मुझे डेप्रिसिएशन वैल्यू डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मतलब फर्नीचर का वैल्यू गिराना, उतना से 4100 से फर्नीचर का वैल्यू गिराना। तो मैंने फर्नीचर में डेप्रिसिएशन को लेस किया। अब एडजस्टमेंट का दो लेग होता है, एक तो डेप्रिसिएशन अपना क्रेडिट, फर्नीचर को क्रेडिट किया, मतलब फर्नीचर से लेस किया। दूसरा कहाँ जाएगा, वो खर्चा है, खर्चा है ना, मुझे लग रहा है कि बाद में फर्नीचर लेस कम वैल्यू में बिकेगा। 41,000 का फर्नीचर मुझे लग रहा है कि बाद में 30,000 में बिकेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं हर साल 10% का लॉस बुक करते जाऊंगा। तो लॉस मतलब क्या हुआ, मेरा एक्सपेंस बोलता है डेबिट करो, समझा। अब इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, देखो ये डेबिट में है तो मतलब अपना खर्चा ही है, मैंने इंटरेस्ट पे किया, लोन लिया था मैंने बैंक से, देखो यहाँ पे कहीं पे आपको लोन भी दिखेगा। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा ना, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपका लोन ही होता है,
मैंने पहले भी आगे बता रखा था, वो खर्चा है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन कितना, 12,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एक्सपेंस से क्लियर है, ये मेन बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए इसको भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। एक्सपेंस कितना, 40,640। और ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ था, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ट्रायल बैलेंस का पार्ट्स को इधर से उधर किया बस। 1,29,000। अब आया प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अपना क्या एसेट है। मैंने क्या बोला, एसेट क्या होता है, जो फ्यूचर में मुझे फायदा दे। मशीनरी से मुझे फायदा होगा, मैं मान लो कोई फैक्ट्री बनाता हूँ, फैक्ट्री में कुछ बनाता हूँ, मान लो मैं मेडिसिन ही बनाता या फिर स्टील बनाता, स्टील का फैक्ट्री है मेरा, तो स्टील बनाने के लिए मुझे मशीन्स लगेगा। वो मशीन्स क्या होगा, मैं आज खरीदूंगा, बहुत साल तक मैं उससे स्टील बनाऊंगा, तो वो अपना एसेट हुआ। कितना, 80,000। अब देखो एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने बोला है। देखो प्लांट एंड मशीनरी में 15%, 15%, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेम लेस डेप्रिसिएशन, %15 कितना होता है, 12,000। $68,000। सेम चीज है इसमें, जैसे फर्नीचर का था वैसे ही है। यहाँ पे आप लिख सकते हो डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी या डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, बस भी लिखोगे तो चलेगा ना। 12,000। छोड़ो अभी इसको, आओ प्लांट एंड मशीनरी तक हो गया। अबे प्रीपेड रेंट, प्रीपेड मैंने पहले से प्रीपे किया, प्रीपे किया, खर्चा नहीं है ये, अपना एसेट है। प्रीपेड रेंट ये क्या है, मैंने पहले से प्रीपे किया। प्रीपे मतलब अपना एसेट है ये, समझा कितना। प्रीपे जैसे जो भी इंपॉर्टेंट है ना उसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। प्रीपेड रेंट अपना एसेट कैसे हुआ, मैंने रेंट क्या किया, मैंने 10,000 के जगह मैंने 11,1200 पे किया, 11,000 पे किया, मान लो 11,000 पे किया सिंपलिसिटी के लिए। 10,000 की जगह मैंने 11,000 पे कर दिया, एक्स्ट्रा 1,000 पे किया, प्री पे किया। प्री पे मुझे अगला साल कम पे करना पड़ेगा, इसलिए मेरा एसेट है प्रीपेड रेंट। खाली रेंट बोलता है तो वो अपना खर्चा होता। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वो खर्चा है। खर्चा कहाँ, कौन सा खर्चा है, डायरेक्टली मेन बिजनेस से रिलेटेड है क्या, नहीं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत कम चीज आएगा, मैंने आपको एक वो दे रखा चार्ट, इस बुक में भी है, बस वो उतना याद कर लो हो जाएगा। याद भी करने का जरूरत नहीं है, रटने का कुछ भी नहीं है अपने पास, मैंने पहले ही बोला था कुछ नहीं रटाऊंगा। इसको बाद में देखेंगे, इसको भी बाद में देखेंगे। अब परचेजेस, परचेजेस कहाँ आता है अपना, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि बिजनेस के लिए परचेज किया। देखो कुछ परचेज रिटर्न है क्या, नहीं है, तो बस परचेजेस 6,08,800। देखो अपने डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा पहले बार, बाद में नहीं लगेगा। अब देखो रेंट आ गया, रेंट बोलते ही खर्चा है, समझ लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस,
कितना, देखो डेबिट का आइटम है ये भी 17,200। अभी तक क्रेडिट का कुछ आइटम ही नहीं आया अपने पास। सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी एंड अलाउंसेस क्या अपना खर्चा ही है, टू सैलरी एंड अलाउंसेस। ये कितना जाएगा 90,200। देखो सब डेबिट का आइटम है। अब देखो सैलरी पेबल कहाँ लिखा हुआ, क्रेडिट में। सैलरी पेबल क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मुझे सैलरी पे करना है, मैंने पे नहीं किया। मान लो 10 लाख का सैलरी था, मैंने इस बार 9 लाख ही बस पे किया, 1 लाख और पे करना है, आउटस्टैंडिंग है, अगली साल पे करना पड़ेगा, मेरा लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट में दे रखा। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना था, लाइबिलिटी है कि इनकम है। इनकम कैसे होगा, सैलरी पेबल है, वो बोल रहा पे करना मुझे, इसीलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख सकते हैं 9800। ये भी हो गया। सेल्स, सेल्स कहाँ का अपना पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल्स। कितना 844000। ट्रेड पेबल अपना क्या है, लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर, जो सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं ना, वही है ट्रेड पेबल्स। 1,90,000। ट्रेड रिसीवल क्या हो गया, देखो ये लाइबिलिटी में था, क्रेडिट में था मेरा मतलब। ट्रेड रिसीवल क्या हो गया, ट्रेड रिसीवल अपना एसेट, देखो डेबिट में भी दिया हुआ है। अभी तक बस क्या किया है, खाली आइडेंटिफाई किया कि बैलेंस शीट का पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, प्रॉफिट लॉस का कहाँ का। वेजेस एंड सैलरी, भाई वेजेस एंड सैलरी बोल दिया ट्रेडिंग अकाउंट, टू वेजेस एंड सैलरी। $46,860। ये हो गया, ये हो गया। अब देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसीवल कहाँ दिया, क्रेडिट साइड में दिया। इंस्टीट्यूट क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। वही मैं बोला कुछ तो एडजस्टमेंट दिया होगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स कहाँ दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एडजस्टमेंट रुको फिर देखना पड़ेगा। अब हम एक एक करके एडजस्टमेंट में चलते हैं। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर राधे हैज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, कुछ मैंने फ्री सैंपल दिया, मतलब फ्री में मैंने, जैसे मान लो मेरा मेडिसिन का शॉप है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, डी कोल्ड मैंने इस बार नया बनाया 50,000 का आइटम बनाया इस बार नया। उसमें से क्या बोला मैंने, एक राजू बोल के एक मेरा कस्टमर है, उसको मैंने बोला, उसने बहुत सारा मेडिसिन खरीदा, पैरासीटामॉल ये सब खरीदा, लेकिन डी कोल्ड नहीं खरीदा। मैंने बोला डी कोल्ड ले जा, 5,000 का तू फ्री में ले जा, सैंपल दे रहा हूँ मैं, इस बार टेस्ट कर तुझे कैसा लग रहा है। बाबू ये मेडिसिन में नहीं होता, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बार टेस्ट करके बता कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगा तो मैं तुझे दूंगा, बाद में तू खरीद लेना मेरे से। तो मैंने एक फ्री में सैंपल दिया, तो क्या हुआ, फ्री सैंपल मतलब मेरा खर्चा हुआ, सैंपल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल खर्चा, और क्या हुआ, मेरा गुड्स चला गया, मतलब मेरा मेडिसिन चला गया, तो परचेजेस को लेस करना है। इस बार मैंने जो परचेज किया था उसमें से मैंने 5,000 दे दिया फ्री में, तो परचेज से लेस करना है। तो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में लेस परचेजेस से फ्री सैंपल कितना था 3,300, इसको यहाँ पे लिखो 6,800 लेस 3,300। और दूसरा क्या होगा, एडजस्टमेंट का मैंने क्या बोलता, हमेशा दो पार्ट होगा, तो एक तो परचेज लिस्ट हुआ, दूसरा ये क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट है। क्यों, यूँ मैंने सेल करने के लिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने फ्री में बांटा, ताकि अगली बार वो खरीद ले मेरे से, उसको अच्छा लगा तो वो खरीद ले, तो मैंने इस बार फ्री में बांटा, काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट ही है ये। 3,300 सब परचेजेस क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि मेरा गुड्स गया। मैंने इस बार 50,000 का मेडिसिन खरीदा था, 50,000 का मेडिसिन खरीदा था, मैंने 5,000 फ्री में बांट दिया, 5,000 फ्री में बांट दिया। अब मेरे पास मेडिसिन कितना का बचा, 45,000, तो क्या हुआ, परचेजेस से लेस हुआ इस बार, समझा, ये एडजस्टमेंट क्लियर। अब क्या हुआ, एक घटना घट गई भाई, बिहार की पटना में घट गई ये घटना। कैसा घटना सर,
अ फायर टुक प्लेस इन द वेयर हाउस। 20 मार्च को एक फायर लगा जिसमें 6,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय होगा। 6,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय होगा, उसमें से 4,500 का इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। देखो इधर क्या हुआ, एक आग लगा, भयानक सा आग लगा, इस तरह से आग लग रही है, आग की ज्वाला लग गई। ठीक है, क्या हुआ, आग लग गया। मेरे पास कितना का गुड्स था, 6,000 का, 6,000 चला गया। 50,000 का मेडिसिन था, उसमें से 6,000 तो जल गया, जल के राख हो गया, तो 6,000 गया। तो परचेजेस 6,000, 6,000 मेरा नुकसान हो गया, नुकसान। लेकिन नुकसान में 4,500 क्या हो रहा है, 4,500 का इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस कंपनी से मुझे क्लेम मिला, इंश्योरेंस क्लेम 4,500 का। तो मेरा इफेक्टिवली नुकसान कितना हुआ, इफेक्टिव नुकसान कितना हुआ, लॉस बाय फायर कितना हुआ, 1,500। वापिस समझो क्या हुआ। देखो, एक आग लगी तो मेरी 6,000 की गुड्स चला गई, तो 6,000 परचेज को क्रेडिट किया, ये तो समझा सर। लेकिन 6,000 में मुझे क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से मुझे कुछ क्लेम मिल रहा है। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम का एसेट ही दिखाया ना इन्होंने। अब क्या हुआ, कहाँ गया, 6,000 की गुड्स चली गई, 6,000 रुपया मेरा गुड्स बर्बाद, 6,000 का गुड्स बर्बाद। लेकिन इंश्योरेंस क्या कर रहा है मुझे, लॉस बाय फायर कितना हुआ, इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम दे रहा है, इंश्योरेंस से मुझे क्लेम मिलने वाला है। देखो क्या बोला, इंश्योरेंस कंपनी से एज एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 4,500, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया मुझे 4,500। तो मेरा खर्चा कितना हुआ, बस 1,500 का, बस 1,500 का खर्चा रिकॉर्ड करूंगा। समझे? मैंने तो सही चीज बताया ना। तो कंफ्यूजन का, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं, चलो ये चीज सही बताया मैंने, वो तो मुझे पता ही है। क्या हुआ, परचेजेस में ना 6,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय होगा, तो परचेजेस से 6,000 कम होगा, उसमें से मुझे 4,500 का इंश्योरेंस ने क्लेम दिया, इंश्योरेंस ने मुझे 4,500 का क्लेम दिया, तो मेरा क्या हुआ, लॉस, इफेक्टिव लॉस कितना हुआ, सिर्फ 1,500। तो लॉस बाय फायर कितना हुआ, 1,500। अब ये लॉस बाय फायर अपना पीएल का पार्ट है। क्यों सर, क्यों पीएल का पार्ट है? क्योंकि मेरा बिजनेस का मेन बिजनेस का खर्चा नहीं है। देखो, गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ इसलिए मैं परचेजेस से तो लेस करूंगा, लेकिन मेरा मेन बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, इसीलिए पीएल में जाएगा। और इंश्योरेंस क्लेम क्या हुआ, मेरा एसेट है। कैसे सर? क्योंकि मुझे फायदा है ना, मुझे 4,500 इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, मुझे क्या होगा, 4,500 इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, तो मेरा लॉस तो बस 1,500 का हुआ, मुझे 4,500 ने इंश्योरेंस ने बचा लिया, भाई इंश्योरेंस वाला धन्यवाद। तो मेरा लॉस कितना हुआ, सिर्फ 1,500 का। तो इंश्योरेंस क्या हुआ, मेरा एसेट हुआ, मुझे पैसा दे रहा है इंश्योरेंस वाला, इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा दे रहा है। एक याद है, OMG मूवी देखा था अपने, आपने भी देखा होगा, उसमें क्या होता है, उसका दुकान भूकंप से टूट जाता है, लेकिन वो निश्चिंत रहता है, केस करता है बाद में अलग बात है, लेकिन पहले जब बोलता है ना, इसके फादर इन लॉ बोलते हैं कि भाई तेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, वो बोलता है भाई कोई टेंशन नहीं है, अपने पास इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस है तो टेंशन कैसा नहीं है, इनकम है क्या, वो नहीं, वो क्या एसेट है, फ्यूचर में यूज आएगा, इसीलिए इंश्योरेंस क्लेम एसेट हुआ अपना। तो कहाँ गया, तो टू लॉस बाय फायर लिखो, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू लॉस बाय फायर 1,500। ठीक है, और ये परचेज से लेस होगा, लॉस बाय फायर 6,000। और कहाँ जाएगा इंश्योरेंस क्लेम, इधर में। देखो एंट्री बनाओगे तुरंत बनेगा, एंट्री बनाया, ये पूरा एंट्री को पोस्ट किया। अब आप बोलोगे 3 बार एंट्री हो गया, नहीं, इफेक्टिवली 2 ही बार एंट्री हुआ। कैसे, ये दोनों मिला के एक एंट्री है 6,000 का, और ये एक एंट्री है 6,000 का। देखो एंट्री बनाओ, इसीलिए ये भी क्लियर अपना एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया एडजस्टमेंट, अब 2 ही एडजस्टमेंट बचा है। ठीक है,
और यहाँ पे क्या क्या एंट्री बचा है, बैड डेट रिकवर्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अब चलो अब अपने गुड पेज में, अब क्या हुआ, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसीवेबल एट द रेट 2.5%। क्या होता है ना, पहले अपने बैड डेट बनाएंगे, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाएंगे, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये हायरार्की आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखनी है, बैड डेट, फिर डाउटफुल डेट, फिर डिस्काउंट। अब जो यहाँ पे बैड डेट दे रखा है वो डायरेक्ट अपना पीएल में चल जाएगा। थोड़ा सा इसको जगह बनाना पड़ेगा रे। नहीं हो रहा, रुको ट्राई करता हूँ। अभी फिर भी बेटर है, अब थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा बच्चों। चलो अब अपने कहाँ थे, बैड डेट में। बैड डेट क्वेश्चन में दे रखा है, इसको अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ये आपको पता है। तो क्या करेंगे, 2 बैड डेट्स। फ्री सैंपल रिकॉर्ड नहीं किया क्या आपने, चाहे नहीं लगता मुझे, हाँ फ्री सैंपल 3300 का। 2 बैड डेट कितना बोला है, 4400, ठीक है। अब बैड डेट रिकवर क्या होता है ना, जैसे मैंने अरम से, मुझे अरम ने बोला कि मुझे 5000 रुपया मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बाद में अरम के पास पैसा आ गया, अरम का बिजनेस चलने लगे वापस से, अरम के पास पैसा आ गया, तो उसने बोला 4000 मैं दे दे रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। ये मेरा इनकम हो गया, उस टाइम 5000 मेरा खर्चा था, तो अभी बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है, इनकम बाय बैड डेट रिकवर्ड। इसके ऊपर कुछ नहीं करना है। अठारह सौ, ठीक है। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब आओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 12800। अब इसका लेजर बना लो, ये वर्किंग नोट में बना लेना, ठीक है। एग्जाम में चाहे सजेस्टेड आंसर में दो या नहीं दो, आप बना लेना। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये अपना ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, 12800। जो आपने ट्रायल बैलेंस में दिया होता है ना, वो हमेशा लाइबिलिटी होता है, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है। अब क्या हुआ, इस बार बोलते हैं क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पे आ जाओ। करेक्ट। देखो क्या बोला, ट्रेड रिसीवेबल का अपना ट्रेड रिसीवेबल 4,80,000 का है, 4,80,000 का। इसमें बोलता है कि 5% का प्रोविजन बना के रख दे। तो क्या करूंगा मैं, बाई 2 बैलेंस सीडी 5% का, 4,80,000 का 5% कितना होता है, तो बोलते 24,000 का प्रोविजन बना के रख दे।
इन टोटल मेरे को 24,000 का प्रोविजन चाहिए। ऑलरेडी कितना है 12,800 का, तो मैं कितना बनाऊंगा और बाई पी एन टेल 11,200। तो बस पी एन टेल में कितना जाएगा 11,200, ऐड कर देंगे इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 11,200। एक काम करो, ये वाला चीज ना मैं कल बताता हूँ आपको, क्योंकि अभी आपका दिमाग थक गया होगा। कल अच्छे से करते हैं, ठीक है। 2 एडजस्टमेंट अभी हड़बड़ी में हो जाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। 1 घंटा का क्लास हो चुका, आप थक चुके हैं, मैं भी थक चुका हूँ। कल इसको कंटिन्यू करते हैं। कल अपना 2 एडजस्टमेंट बचा है, एक बैड डेट वाला, एक बैंक ओवरड्राफ्ट वाला, वो कल मैं बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन अपने को हड़बड़ी नहीं करना, इसलिए मैं कल बताऊंगा। चलो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।